वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो एकेडमी। देखिए हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे सेल डिवीजन, जिसमें समसूत्री विभाजन या माइटोसिस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। कल हमने मेटाफेज अवस्था देख ली थी। मेटाफेज अवस्था में क्या हुआ था? मेटाफेज प्लेट बनी थी, सभी क्रोमोसोम सेल के सेंटर में आ गए थे, सेल के इक्वेटर में आ गए थे और मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन हो गया था। अब उससे आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? एनाफेज की। अब किसकी बात करते हैं साहब? एनाफेज की। अगर मैं एनाफेज की बात करूं तो पहली चीज यहां पर सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा। कैसे? लेंथ वाइज। देखिए हमने क्रोमोसोम पढ़ा था तो क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड थे। कितने क्रोमेटिड थे? दो क्रोमेटिड। और दोनों क्रोमेटिड को सिस्टर क्रोमेटिड बोला था, जो कि आपस में सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े हुए थे। अब ये जो सेंट्रोमियर है ये स्प्लिट होगा। कैसे? लेंथ वाइज। और जो सिस्टर क्रोमेटिड होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। दोनों सिस्टर क्रोमेटिड अब क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से। दोनों सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। पहले सेंट्रोमियर क्या हुआ? स्प्लिट हुआ। अब दोनों सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से क्या हो गए साहब? सेपरेट हो गए। अब आगे क्या होगा? सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटिड is now referred to a individual chromosome। जैसे ही ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट हो गए, क्या हो गए साहब? सेपरेट हो गए। अब ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड को एक क्रोमोसोम ही माना जाएगा। दोनों सिस्टर क्रोमेटिड को क्या माना जाएगा? एक क्रोमोसोम। सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटिड इज नाउ रेफर्ड टू ए इंडिविजुअल क्रोमोसोम। इन दोनों को क्या माना जाएगा? इंडिविजुअल क्रोमोसोम माना जाएगा। पहले एक क्रोमोसोम था, एक से क्या हो गए? दो क्रोमोसोम बन गए। ठीक है, जिस कारण से क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी? डबल होगी। दी नंबर ऑफ chromosome become doubled in a cell। अब क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी? डबल होगी एक सेल में, क्योंकि पहले दो क्रोमेटिड का एक क्रोमोसोम था, अब एक क्रोमेटिड का क्या है? एक क्रोमोसोम है। और ये दोनों आपस में क्या हो गए? सेपरेट हो गए। और पहले ये मेटाफेज प्लेट पर थे, अब मेटाफेज प्लेट से दूर जाने लगेंगे। अब मेटाफेज प्लेट से क्या होंगे? दूर जाने लगेंगे। ठीक है, द सिस्टर क्रोमेटिड, जिसे हम क्या बोल रहे हैं अब? क्रोमोसोम, मूव्स अवे फ्रॉम मेटाफेज प्लेट। अब दोनों मेटाफेज प्लेट से दूर जाने लगे। और मेटाफेज प्लेट को क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल प्लेट भी कहते हैं। इक्वेटोरियल प्लेट भी कहते हैं। सबसे पहले सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ। ये जो बीच में सेंट्रोमियर है ना, ये स्प्लिट हुआ। इसके स्प्लिट होने से जो सिस्टर क्रोमेटिड थे वो सेपरेट हो गए एक दूसरे के साथ। सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो गए? एक दूसरे से सेपरेट हो गए, जिस कारण से ये जो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए, इन्हें अब इंडिविजुअल क्रोमोसोम कहा जाने लगा। इन्हें क्या बोलने लगे? इंडिविजुअल क्रोमोसोम। ये भी क्या है? इंडिविजुअल क्रोमोसोम, जिस कारण से क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी? डबल्ड होगी। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम डबल इन ए सेल। और सिस्टर क्रोमेटिड या जिसे हम क्रोमोसोम बोल रहे हैं, अब वो दूर जाने लगे। कहां से? मेटाफेज प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट से। ठीक है, अब आगे बात करते हैं।
देखिए अगर मैं आगे बात करूं तो अब आगे क्या होगा, दिस सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम moves towards the pole. अब जैसे ये सेंट्रोमियर है, इसको ऊपर कर देते थोड़ा, ये सेंट्रोमियर है, अब ये मूव करेगा किसकी तरफ, पोल्स की तरफ। देखो ये सेंट्रोमियर के साथ अब दो आर्म्स लगी हुई है, क्या लगी हुई है, सब आर्म्स। जैसे एक ये आर्म है, ये एक ये आर्म है, ये क्रोमोसोमल आर्म है। उसी तरह यहां पर सेंट्रोमियर पाया जाएगा, इसके भी दो आर्म्स लगी रहेंगी। इस तरह से अब यहां पर क्या होगा, जो सेंट्रोमियर होगा ईच क्रोमोसोम का, वो पोल की तरफ मूवमेंट करेगा। किस तरफ मूवमेंट करेगा, पोल्स की तरफ मूवमेंट करेगा, मूव टुवर्ड्स द पोल, और एक लीडिंग एज बनाएगा, लीडिंग एज बनाएगा। जबकि जो आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम होंगी, क्रोमोसोम की जो आर्म्स होंगी वो पीछे मूवमेंट करेंगी, वो सेंट्रोमियर से पीछे मूवमेंट करेंगी। यानी सेंट्रोमियर तो आगे मूवमेंट करेगा, उनकी मूवमेंट उसी तरफ होगी लेकिन पीछे होगी, वो ट्रेलिंग बिहाइंड, उसका पीछा करेंगी, सेंट्रोमियर का पीछा करेंगी। आगे कौन मूवमेंट कर रहा है, सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर का पीछा कौन कर रहा है, ये जो आर्म्स है। ठीक है, और इसे कहेंगे एनाफेजिक मूवमेंट। एनाफेजिक मूवमेंट, जिसमें सेंट्रोमियर तो लीड करेगा और उसका पीछा आर्म्स करेंगी, ये दो आर्म्स इस सेंट्रोमियर के पीछा करेगी, और इसे बोलेंगे एनाफेजिक मूवमेंट। एनाफेजिक मूवमेंट के लिए एपीसी रिस्पॉन्सिबल है, एनाफेजिक प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, एनाफेजिक प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, एपीसी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है इस मूवमेंट के लिए। एनाफेजिक प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एक क्रोमोसोम की मूवमेंट के लिए 30 एटीपी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एक क्रोमोसोम की मूवमेंट के लिए 30 एटीपी एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट। कितनी एनर्जी चाहिए, 30 एटीपी एनर्जी चाहिए। अगर मैं आगे बात करूं, देखिए एपीसी यदि काम करना बंद कर दे, यदि एपीसी एनाफेजिक प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्या कर दे, काम करना बंद कर दे, एपीसी वर्क ना करे, काम ना करे, तो क्या ये जो सेपरेशन है क्रोमोसोम का, ये जो सेपरेशन है क्रोमेटिड्स का, ये जो सेग्रीगेशन है, ये क्या कंप्लीट हो पाएगा, सेग्रीगेशन नहीं हो पाएगा। सेग्रीगेशन नहीं हो पाएगा, सेग्रीगेशन नहीं हो पाएगा। तो एनाफेज में क्या हो रही है, एनाफेजिक मूवमेंट हो रही है। यदि आपको क्रोमोसोम के मूवमेंट की स्टडी करनी हो, क्रोमोसोम के मूवमेंट की स्टडी करनी हो, या अगर मैं आगे बात करूं, आपको क्रोमोसोम के शेप की स्टडी करनी हो, क्रोमोसोम के शेप की स्टडी करनी, तो किस अवस्था की स्टडी करोगे, एनाफेज की। क्यों, क्योंकि यहां पर क्रोमोसोम की मूवमेंट हो रही है, क्रोमोसोम की शेप की स्टडी करनी हो तो भी आप एनाफेज अवस्था की बात करोगे, क्योंकि कई बार यहां पर क्रोमोसोम टेट्राप्लॉइड अवस्था में भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं।
देखिए अगर मैं आगे बात करूं, देखिए कुछ इसी तरह से मूवमेंट हो रही है क्रोमोसोम की, और यह है सेंट्रियोल, यह है सेंट्रियोल। क्या है साहब? सेंट्रियोल। अब अगर मैं इस एनाफेज में स्पिंडल फाइबर की बात करूं, स्पिंडल फाइबर की बात करूं तो पहले प्रकार के जो स्पिंडल फाइबर पाए जाएंगे वो पाए जाएंगे क्रोमोसोमल, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर, या इससे फाइबर ही लिख देते हैं, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर या क्रोमोसोमल फाइबर। बेसिकली ये क्या करेंगे, ये इस सेंट्रोमियर को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? सेंट्रोमियर को। इस तरह से ये बेसिकली क्या करेंगे, ये सेंट्रोमियर से जुड़ेंगे, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से जुड़ेंगे। ठीक है, ये आ गए क्रोमोसोमल फाइबर। दूसरे फाइबर होंगे इंटर जोनल फाइबर। ये कहां पाए जाएंगे? एक्सटेंड बिटवीन chromosomes, extend between सेंट्रोमियर कर देते हैं, of separating chromosome, extend between centromere of separating chromosome। ये जो क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, ये जो क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, इनके बीच में पाए जाएंगे और सेंट्रोमियर से अटैच होंगे, सेंट्रोमियर से अटैच होंगे। ये किसके बीच में एक्सटेंड होंगे? सेंट्रोमियर। किसके सेंट्रोमियर? जो सेपरेट क्रोमोसोम हो रहे हैं उनके सेंट्रोमियर से। ये क्रोमोसोम सेपरेट हो रहा है इसके सेंट्रोमियर से इसके सेंट्रोमियर में, ये क्रोमोसोम सेपरेट हो रहा है इसके सेंट्रोमियर से इसके सेंट्रोमियर में। कहां अटैच होंगे? सेंट्रोमियर में अटैच होंगे, ध्यान रखना। और जो सेपरेटिंग क्रोमोसोम है उनके सेंट्रोमियर से अटैच होंगे। ठीक है, तो ये आ गया इंटरजोनल फाइबर। और ये आ गया क्रोमोसोमल फाइबर। तीसरे होंगे कॉन्टिन्यूअस फाइबर।
continuous fiber extend between one pole to another pole, जो दो पोल के बीच में पाए जाए ये वाले, ये कौन से कहलाएंगे? कॉन्टिन्यूअस फाइबर कहलाएंगे। कॉन्टिन्यूअस फाइबर कहलाएंगे। और एक होंगे डिसकॉन्टिन्यूअस फाइबर। डिसकंटिन्यूअस फाइबर जो कि बहुत स्मॉल पाए जाएंगे। देखो ये डिसकंटिन्यूअस फाइबर है, ये डिसकंटिन्यूअस फाइबर है, ये डिसकंटिन्यूअस फाइबर है। ये कौन से फाइबर है? डिसकंटिन्यूअस। तो देखो एनाफेज में अगर मैं स्पिंडल फाइबर की बात करूं तो पहले होंगे क्रोमोसोमल फाइबर जो कि क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर से जुड़े रहेंगे। फाइबर कोई भी हो सेंट्रोमेयर से जुड़ेगा, चाहे इंटरजोनल फाइबर हो वो भी सेंट्रोमेयर से जुड़ेगा। अगर क्रोमोसोम के साथ कोई फाइबर जुड़ रहा है तो वो सेंट्रोमेयर से ही जुड़ेगा। क्रोमोसोमल फाइबर क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर से जुड़ेंगे, क्रोमोसोम को पोल से अटैच करेंगे, क्रोमोसोम को पोल्स के साथ अटैच करेंगे, क्रोमोसोम को पोल्स के साथ क्या करेंगे? अटैच करेंगे। ठीक है। दूसरा है इंटरजोनल फाइबर, ये सेंट्रोमियर के बीच में पाए जाएंगे जो कि सेपरेटिंग क्रोमोसोम के बीच में होंगे। ये जो क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं इनके सेंट्रोमियर के बीच में पाए जाएंगे। ये जो क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं इनके सेंट्रोमियर के बीच में जुड़े सेंट्रोमियर से ही रहेंगे और सेंट्रोमियर के भी काइनेटोकोर से। हमारी बात हो चुकी है। तीसरे कौन से होंगे? कॉन्टिन्यूअस फाइबर जो एक पोल को दूसरे पोल के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है। कहां पाए जाएंगे? एक पोल से दूसरे पोल के बीच में। और डिसकंटिन्यूअस फाइबर बहुत स्मॉल होंगे। देखो तो ये आगे एनाफेज में पाए जाने वाले स्पिंडल फाइबर। ठीक है। देखिए ये आपको एनाफेज यहां पर स्पष्ट दिखाई दे रही है, जहां पर जो क्रोमोसोम है वो पोल्स की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर चुके हैं। क्रोमोसोम पोल्स की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर चुके हैं। देखिए ये है क्रोमोसोमल फाइबर। कौन से फाइबर है? क्रोमोसोमल फाइबर जो कि क्रोमोसोम के किसके साथ जुड़े हुए हैं? सेंट्रोमियर के साथ। और किसके साथ जुड़े हुए हैं? ये पोल के साथ। बेसिकली ये पोल इसे खींच रहा है ऊपर की तरफ। क्या कर रहा है? खींच रहा है, पुलिंग कर रहा है। पुलिंग मैकेनिज्म या पुलिंग फोर्स द्वारा यहां पर ये पोल इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है। वैसे ही यहां पर नीचे वाला जो पोल है वो उसको नीचे की तरफ खींच रहा है। तो यहां पर पुलिंग मैकेनिज्म या पुलिंग फोर्स यहां पर काम कर रहा है। ये आ गया इंटरजोनल फाइबर। इंटरजोनल फाइबर। इंटरजोनल फाइबर क्या कर रहा है साहब? यहां पर बेसिकली प्रतिकर्षण लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है।
एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे को बोल रहे हैं तू दूर हो जा, तू दूर हो जा, ऐसे करके एक दूसरे के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। यहां पर अगर खींच रहे हैं तो यहां पर धक्का मार रहे हैं, पुश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पुशिंग फोर्स काम कर रहे हैं। तो एक तरफ तो पुलिंग फोर्स काम करता है, दूसरी तरफ ये पुशिंग फोर्स काम करता है। इंटरजोनल फाइबर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स काम कर रहे हैं। यहां पर इंटरजोनल फाइबर में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, रिपल्सिव फोर्स या पुशिंग फोर्स यहां पर काम कर रहे हैं। और ये आ गया कॉन्टिन्यूअस फाइबर। ये सेल को इलोंगेट कर रहा है, सेल को क्या कर रहा है, बड़ा करने का काम कर रहा है, सेल का साइज बढ़ा रहा है, ताकि ये जो दोनों क्रोमोसोम है ये दोनों अलग अलग पोल्स पे चले जाएं, दोनों में काफी दूरी हो जाए, दोनों में काफी डिस्टेंस हो जाए। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली सेल को इलोंगेट कर रहा है, सेल का साइज बढ़ा रहा है। तो एक आ गया क्रोमोसोमल फाइबर जो पुलिंग मैकेनिज्म द्वारा इस क्रोमोसोम को पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। एक इंटरजोनल फाइबर जो रिपल्सिव फोर्स या पुशिंग फोर्स द्वारा एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, रिपल्सिव कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। एक कॉन्टिन्यूअस फाइबर जो सेल को इलोंगेट करने का यहां पर काम कर रहे हैं। और ये कब किस में हो रहा है, सब एनाफेज अवस्था में हो रहा है। और ये सबसे स्मॉलेस्ट फेज है, सबसे छोटी अवस्था है, टाइम इंटरवल के हिसाब से सबसे छोटी अवस्था है। हमारी बात हो चुकी है पीटीएम में एब्सेंट रहो, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में एब्सेंट रहो। तो सबसे लंबी अवस्था प्रोफेज, फिर टीलोफेज, फिर मेटाफेज, और सबसे छोटी अवस्था कौन सी है, एनाफेज है। तो सबसे छोटी अवस्था कौन सी है, एनाफेज। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं टीलोफेज की। टीलोफेज की बात की जाए तो क्रोमोसोम रीच्ड their respective poles, क्रोमोसोम अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पर पहुंच जाएंगे। क्रोमोसोम रिच देयर रिस्पेक्टिव पोल्स। यहां पर क्या होगा, जो स्पिंडल फाइबर है डिसअपीयर हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर हो जाएंगे। क्रोमोसोम में डीकंडेंसेशन होगा, और वो क्रोमेटिन फाइबर में चेंज हो जाए। ठीक है, क्रोमेटिन फाइबर में चेंज हो जाएंगे। किसमें चेंज हो जाएंगे, क्रोमेटिन फाइबर में। पहले क्रोमोसोम थे, अब क्या बन गए, क्रोमेटिन फाइबर। क्यों, डीकंडेंसेशन हो गया। क्या हो गया साहब, डीकंडेंसेशन हो गया। यहां पर बेसिकली जो क्रोमोसोम होंगे वो लूज देयर इंडिविजुअलिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज कर देंगे, लूज देयर इंडिविजुअलिटी। ठीक है, इसके अलावा अब क्रोमेटिन फाइबर हो गए, डीकंडेंसेशन हो गया, क्या बन गया, क्रोमेटिन फाइबर बन गए। अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो क्या हो जाएगा, रीअपीयर। reappear around the chromosome cluster. न्यूक्लियर एनवेलप रीअपीयर हो जाएगा कहां पर, क्रोमोसोम क्लस्टर के अराउंड। ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स।
और ER गोल्जी कॉम्प्लेक्स और न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रीअपियर हो जाएंगे। यहां पर क्रोमोसोम अपने रिस्पेक्टिव पोल पर पहुंच गए। ये जितने भी ये फेजेस है ये सब अपोजिट हैं किसके? प्रोफेज के। देखो प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन शुरू हुआ था, यहां पर स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर हो गए। प्रोफेज में कंडेंसेशन हुआ था, क्रोमेटिन फाइबर क्रोमोसोम में चेंज हुए थे, यहां पर क्रोमोसोम क्रोमेटिन फाइबर में चेंज हो गए। वहां पर सभी गुथे हुए थे, एक दूसरे के अंदर क्या थे? इंटरवाइंड थे। यहां पर जो इंटरवाइंड थे वो धीरे धीरे सुलझना शुरू हो गए थे, धीरे धीरे सुलझना शुरू हो गए थे। यहां पर वापस कैसे हो गए? क्रोमेटिन फाइबर एक दूसरे के अंदर इंटरवाइंड होना शुरू हो गए, एक दूसरे के अंदर गुथना शुरू हो गए, जिस कारण से लूज देयर इंडिविजुअलिटी, जो इनकी इंडिविजुअलिटी थी वो लूज हो गई। न्यूक्लियर एनवेलप जो था वो रीअपियर हो गया। प्रोफेज में वो क्या था? डिसअपियर हुआ था। ER गोल्जी कॉम्प्लेक्स और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हुए थे प्रोफेज में, यहां पर क्या हुआ? रीअपियर हो गए। तो प्रोफेज का जस्ट अपोजिट फेज है ये, ठीक है। यहां पर बेसिकली क्रोमोसोम ने अपनी जो आइडेंटिटी थी उसको लॉस्ट कर दिया। उसको क्या कर दिया? लॉस्ट कर दिया। क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर था डिसअपीयर हो गया। इसके बाद साइटोकाइनेसिस शुरू होगा। इसके बाद क्या शुरू होगा? साइटोकाइनेसिस का शुरुआत हो जाएगी। अब यहां पर देखिए न्यूक्लियस दो हिस्सों में बंट चुका है, अब कोशिका द्रव्य दो हिस्सों में बंटेगा। तो ये आगे टीलोफेज। देखिए ये टीलोफेज का डायग्राम है, जहां पर कोशिका द्रव्य विभाजन साइटोकाइनेसिस शुरू हो चुका है। दोनों जो क्रोमोसोम है वो अपने एंड पर, अपने पोल्स पर पहुंच चुके हैं, और जो क्रोमोसोम है उसका क्या हो चुका है? डीकंडेंसेशन, जिस कारण से वो क्रोमेटिन फाइबर में चेंज हो चुके हैं। न्यूक्लियोलस अपीयर हो चुकी है, न्यूक्लियोलस अपीयर हो चुकी है। इसके अलावा यहां पर बेसिकली यहां पर अगर मैं बात करूं तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स रीअपीयर हो चुका है, ER रीअपीयर हो चुकी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ER क्या हो चुके हैं? रीअपीयर हो चुके हैं। किसका डायग्राम है? टीलोफेज का डायग्राम। देखिए यदि मैं बात करूं किसकी? क्रोमेटिन फाइबर की, है क्रोमेटिन की, और मैं बात करूं क्रोमोसोम की, दोनों की बात करते हैं। क्रोमेटिन की भी बात करते हैं और क्रोमोसोम की भी बात करते हैं। क्रोमेटिन क्रोमोसोम में चेंज होगा, क्रोमोसोम क्रोमेटिन में चेंज होगा। प्रोफेज की बात की जाए, प्रोफेज में कंडेंसेशन होगा, जिस कारण से जो क्रोमेटिन है वो क्रोमोसोम में चेंज हो जाएगा। अगर मैं टीलोफेज की बात करूं, टीलोफेज में डीकंडेंसेशन होगा, जिस कारण से क्रोमोसोम क्रोमेटिन में चेंज हो जाएगा। तो प्रोफेज में तो कंडेंसेशन होगा, जिस कारण से क्रोमेटिन क्रोमोसोम में चेंज हो जाएगा, और
टेलोफेज में डीकंडेंसेशन होगा, जहां पर क्रोमोसोम वापस क्रोमेटिन में चेंज हो जाएगा। इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखो यहां पर प्रोफेज में क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, डिहाइड्रेशन। पानी बाहर निकल रहा है, H2O यहां पर बाहर निकल रहा है। पानी जैसे ही बाहर निकलेगा क्रोमेटिन किस में चेंज हो जाएगा, क्रोमोसोम में। और डीकंडेंसेशन में क्या होगा, वाटर ऐड होगा, क्या होगा, हाइड्रेशन होगा, वाटर क्या होगा, ऐड होगा। इसको समझते हैं। अगर कोई फाइबर है, क्रोमेटिन है, फाइबर है, अगर उसमें से पानी निकाल दो वो सघन हो जाएगा, क्रोमोसोम में बदल जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा। यदि कोई क्रोमोसोम है उसमें पानी अगर हम डाल दें तो वो क्या हो जाएगा, यहां पर डीकंडेंसेशन हो जाएगा, हाइड्रेशन से क्या हो जाएगा, डीकंडेंसेशन हो जाएगा और वापस क्रोमेटिन में चेंज हो जाएगा। देखो जैसे मेरे पास ये पानी का एक गिलास है और इसे आप डीएनए मान लो, क्या मान लो, डीएनए। यदि मैं इस पानी के गिलास में ये डीएनए को डाल दूं, देखो तो ये क्या करेगा, पूरा फैल जाएगा, बिल्कुल एकदम से पूरा इसके ऊपर, सतह के ऊपर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, बिल्कुल ऊपर की तरफ आपको ये फैला हुआ दिखाई देगा। ठीक है, क्या हो गया, अगर पानी है तो हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन है तो आपको क्रोमेटिन फाइबर जैसा दिखेगा, एक फाइबर जो कि इसमें पूरी तरफ फैला हुआ है, कैसे दिखेगा, क्रोमेटिन फाइबर के जैसे दिखेगा। यदि मैं वाटर को निकाल दूं, क्या कर दूं, डिहाइड्रेशन कर दूं, तो देखो अगर मैं पानी को निकाल देता हूं तो जैसे ही मैं पानी को निकाल दूं तो जो ये फैला हुआ था वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, वो एक जगह क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, क्रोमोसोम में चेंज हो जाएगा, वो कंडेंस्ड हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, क्रोमोसोम में, जो पूरी तरह से ऊपर की तरफ फैला हुआ था। अब वो क्या पूरी तरह से ऊपर की तरफ फैला हुआ है, एक जगह इकट्ठा हो गया, क्या बन गया, क्रोमोसोम। तो जैसे ही वाटर ऐड करोगे तो हाइड्रेशन होगा, हाइड्रेशन होने से क्या होगा, टेलोफेज में डीकंडेंसेशन होगा, क्रोमोसोम किसमें चेंज हो जाएगा, क्रोमेटिन में। और जब प्रोफेज अवस्था आएगी तो क्या होगा, यहां से वाटर बाहर निकल जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, यहां से बाहर निकल जाएगा। प्रोफेज में क्या होगा, कंडेंसेशन, वापस क्रोमेटिन किसमें चेंज हो जाएगा, क्रोमोसोम में चेंज हो जाएगा। तो क्रोमोसोम क्रोमेटिन में और क्रोमेटिन क्रोमोसोम में इस तरह से चेंज होता है। ठीक है।